हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं अंकुर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर टर्म फर्स्ट बोर्ड एग्जाम के लिए। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना कितना इंपॉर्टेंट है ये मुझे बताने की तो ज़रूरत है नहीं। किस तरह के सवाल आएंगे ये मैं आज दिखा देता हूँ। और जो ये सवाल है ना, इनको ना जिस टॉपिक पे मैंने सवाल उठाए हैं इन टॉपिक को एक बार फिर से रिवाइज करना। जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, यकीन मानना यहाँ से 80% क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं। और जिस टॉपिक से ये क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चन लगाने के बाद इन टॉपिक को जरूर रिवाइज कर लेना। समझ रहे हो ना? इसीलिए समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना। मतलब जैसे हर्ट का कोई क्वेश्चन कराऊंगा मैं, तो हर्ट का टॉपिक है ना, एनसीईआरटी से एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो तुम्हारे एग्जाम साइंस का बहुत अच्छा होने वाला है, मैं बता रहा हूँ। अगर तुमने मेरा ये बात मान ली ना, तो तुम्हारा एग्जाम डेफिनेटली अच्छा होने वाला है। तो ये देखो, इसमें सेक्शन 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। 24 क्वेश्चन है, मतलब दिए हुए हैं 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, यानी कि सेक्शन ए में तुम 4 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, सेक्शन बी में भी तुम 4 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, सेक्शन सी में तुम 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती ना, अगर तुम्हें श्योर भी नहीं हो ना, तो तुम तो लगाया हो, क्या पता नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, आपने लगाया हो जो भी। अगर मान लो तुमसे एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो तुम छोड़ के आने से अच्छा तो तुम लगा के आ जाओ। ठीक है, बट अगर तुम जो मैंने बताया उसको तुम फॉलो कर लोगे एक बार, तो तुम्हारा डेफिनेटली साइंस का पेपर तो अच्छा होने वाला है, ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, तो सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन है। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ना सेक्शन ए। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है? मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज़ अ कोटिंग ऑफ। बताओ, सबसे पहले तुम बताओ, मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, पढ़ो ऑप्शन। क्या है ऑप्शन 1? बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑप्शन बी बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। ऑप्शन सी बेसिक मैग्नीशियम सल्फाइड। ऑप्शन डी बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड। देखो, अपने जितने तुम्हारे क्वेश्चन सही होंगे वो तुम कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देना, और अपने मार्क्स कैलकुलेट करके नीचे लिख देना, और बताना तुम्हारे कितने गलत हुए कितने सही हुए। तो मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर, तो क्या ऑप्शन होना चाहिए? एनसीईआरटी का है ये। तो क्या है, उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर जम जाती है ना, इट हैज़ अ कोटिंग ऑफ बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए। अपना दूसरा क्वेश्चन क्या है? इन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर सॉल्यूशन टू ब्लू। यानी कि एक लिटमस पेपर ब्लू कब होगा भाई? जब वो बेसिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा। जो रेड लिटमस पेपर वो ब्लू कब होगा? जब वो बेसिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा। ठीक है, अब एक्सिस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। अब उसकी चेंज यानी कि ब्लू से वो रेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बिल्कुल सिंपल है, एसिड में रख दो, वो ब्लू से रेड हो जाएगा। तो एसिड पहचान लो, अब इसमें से ऑप्शन में से कौन सा? बेकिंग पाउडर एसिड है? नहीं। लाइम? नहीं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड? नहीं। बेस है ये तो तीनों। तो अपना ये तो कोई भी देख कर बता देगा, बहुत सिंपल सवाल है, HCl। तो जो एसिड बेस वाला, एक बार देख लेना तुम उस पोर्शन को, एसिड बेस वाले को। ठीक है, ये क्या है अगला? द मेटल दैट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये द मेटल दैट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, एनसीईआरटी में मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में तुम एक बार है ना उसमें देख लेना कौन कौन से। देखो जो पोटेशियम और जो वो होता है ना, पोटेशियम और जो नाइट्रोजन होता है, वो सॉरी नाइट्रोजन कह रहा, पोटेशियम और सोडियम जो होता है अपना, ये दोनों बहुत ही तेजी से कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ये कोल्ड वाटर के साथ तो बहुत तेजी से करते ही हैं, तो ऑब्वियसली हॉट वाटर के साथ तो करेंगे। जो अपना कैल्शियम है ना, ये भी करता है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट, बट ये इतना वाइग्रेसली नहीं करता जितना पोटेशियम और ये करता है ना, सोडियम, उतना वाइग्रेसली ये नहीं करता। और जिंक तो रिएक्ट करता ही नहीं है। तो इसने हम ऑप्शन में क्या बोला? रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। देखो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी इस हिसाब से दोनों सही होने चाहिए, क्योंकि ये भी कोल्ड वाटर में रिएक्ट कर देता है, ये भी, बट ये इतना वाइग्रेसली नहीं करता, ये वाइग्रेसली बहुत तेजी से करता है। तो अगर हम इसके हिसाब से मोर करेक्ट देखें, तो इसके हिसाब से पोटेशियम होना चाहिए मोर करेक्ट। ठीक है, कैल्शियम क्यों नहीं है? क्योंकि वो इतना वाइग्रेसली नहीं करता। अगर ये बोलता ऑप्शन बोथ बी एंड सी, तो हम बोथ लगाते बी एंड सी। अब हो सकता है इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो, या तो पूछ रहा हूँ नोट पूछ रहा हो तो जिंक आएगा। ठीक है, पर अगर ये क्वेश्चन सही है तो इस हिसाब से हम सी लगाएंगे। ठीक है, ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आएगा नहीं, बट फिर भी देख लेना तुम एक बार, ये वाला टॉपिक जरूर देखना। ठीक है भाई, अब देखो
अगला क्वेश्चन क्या है, आई होप दिख रहा होगा तुम्हें, ये क्या है वो, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड। अब हमसे उसने पूछी भाई एसिडिक ऑक्साइड। अब तुम्हें बता दूं, तुमने देखा हो हमारी जो पीरियोडिक टेबल तुमने देखी होगी, शुरू की जो 2 लाइन होती है उसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक, फिर बीच में आती है डी ब्लॉक, फिर आते हैं पी ब्लॉक। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक अभी शायद तुमने नहीं जाना हो, तो वो तुम 11th क्लास में जान लोगे। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक जो हमारे स्टार्टिंग के होते हैं ना, जो एचलीन आके मतलब जो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये जो है ना ये अपने होते हैं मेटल। तो जो अपने मेटल होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, और ये होते हैं अपने नॉन मेटल जो पी ब्लॉक में मिलते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं ना वो बनाते हैं अपनी एसिडिक ऑक्साइड। जो मेटल होते हैं वो बेसिक बनाते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिडिक बनाते हैं। अब देखो Na एक मेटल है तो ये बेसिक ऑक्साइड, Al2O3 ये भी एक मेटल है तो ये भी एक बेसिक होता है, मतलब ये होता है एम्फोटेरिक होता है। ये कौन सा होता है, एम्फोटेरिक। और बचा इसमें C और C, यानी कि दोनों नॉन मेटल है। अब इनमें कंफ्यूज हो सकते हैं, बट मैं तुम्हें बता दूं जो C होता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये अपना है ना न्यूट्रल होता है। अब न्यूट्रल देखने का भी एक अपना अलग ही तरीका, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, वो होता है 11th क्लास में पढ़ते हैं हम अपना बॉन्ड ऑर्डर से, मतलब कई तरीके हैं देखने के, वो तुम सीख जाओगे। बट CO2 जो है वो अपना एसिडिक होता है, CO अपना न्यूट्रल होता है। अब अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7, द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग मेटल, द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग मेटल। अब बता दो कौन सा होता है पुअरेस्ट कंडक्टर। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, देखो मरकरी, पोटेशियम, कैल्शियम, ये अपने होते हैं गुड कंडक्टर। अपना पी भी होता है ना लेड, ये तो डिजोल्व भी नहीं होता, वाटर में डिजोल्व भी नहीं होता है लेड। तो जो लेड है वो वाटर में डिजोल्व भी नहीं होता, तो डिजोल्व नहीं होता तो अपनी आयनिक फॉर्म में आता भी नहीं है, तो इसका आंसर है लेड। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है ये भी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सैलिक एसिड इज फाउंड नेचुरली। ऑक्सैलिक एसिड किस में पाया जाता है, ऑप्शन क्या है, कर्ड, लेमन, टैमरिंड, डी नन ऑफ दीज। भाई कर्ड में नहीं पाया जाता लैक्टिक एसिड, लेमन में नहीं पाया जाता सिट्रिक एसिड, इसका ऑप्शन होगा डी, उसमें पाया जाता है वो अपना टमाटर में, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। अगर वो ऑप्शन में होता है तो हम पक्का लगाते हैं। अब अगला दिख रहा होगा तुम्हें, ये क्या है, द ग्राफ गिवन बिलो डिपिक्ट्स आ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड प्लस एल्कली। क्या बना रहा है फिर, सॉल्ट और वाटर। द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन चेंज एज वी ऐड एक्सिस ऑफ एसिड टू एन एल्कली। अब यानी कि पीएच चेंज हो जाता है जैसे जैसे हम एसिड ऐड करते हैं ना, उसका पीएच चेंज हो जाता है। ग्राफ दिया हुआ है भाई, देखो पीएच धीरे धीरे नीचे आ रहा है, 7 से नीचे आ गया। जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ एसिड बढ़ रही है, जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ एसिड बढ़ रही है इधर की तरफ, वैसे वैसे हमारा पीएच घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। अब उसमें ये हमसे पूछ रहा है विच लेटर डिनोट्स द एरिया ऑफ द ग्राफ वेयर बोथ एसिड्स एंड सॉल्ट आर प्रेजेंट। जहां पर एसिड भी प्रेजेंट हो और अपने सोल्ट भी प्रेजेंट हो। भाई एसिड कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जब पीएच 7 से नीचे होगा तो वहां पर एसिड देखने को मिलेगा। अब तुम बता दो, यहाँ पे तो बेसिक है, ये भी बेसिक है, ये भी 7 से ऊपर है, सी भी, तो डी ही तो अपना एक ऐसा वो है। बड़ा सिंपल सवाल होते हैं यार 10th क्लास के, बहुत ही सिंपल होते हैं। डी ऑप्शन हो गया ना अपना, इसमें एसिड पाया जाएगा 7 से नीचे पीएच, तो इसका ऑप्शन हो गया अपना डी। अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट डजंट कंटेन अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वो कौन सा साल्ट है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखने को नहीं मिलती। अब बता दो, ब्लू विट्रोल, जिप्सम, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा। अब तुम्हें बता दो, जब ब्लू विट्रोल का फॉर्मूला होता है वो होता है Cu, दिख रहा होगा तुम्हें, CuSO4.5H2O। जिप्सम का होता है CaSO4.H2O। वॉशिंग सोडा का होता है Na2CO3.H2O। और बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3। अब तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा, इसमें 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसमें 1 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, और इसमें एक, यहाँ पर 10 होता है, आई थिंक 10H2 होता है, 10 होता है शायद, देख लेना एक बार, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वैसे 10 ही होता है जहाँ तक है। और बेकिंग सोडा Na, पर हाँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो होती है इसमें, और NaHCO3 इसमें नहीं होती, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है ना, तो ये अपना डी ऑप्शन है। देखो इसमें होती है, इसमें होती है, इसमें नहीं होती, ओ सॉरी इसमें होती है, इसमें नहीं होती। अगला क्या है, हाँ एक बार है ना
जहाँ पर ये अपने लिखे हैं ना सारे, ये जिप्सम, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इनको एक बार ना ज़रूर से निगाह मार लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को ज़रूर मिलेगा 100%, चाहे वो बेकिंग सोडा से आ जाए, चाहे पीओपी से आ जाए, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस से आ जाए। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है, हाफ H2O हो जाता है ना, और ये होता है अपना सॉलिड फॉर्म, एकदम मजबूत वाला फॉर्म होता है H2O वाटर के। और ये अपना वॉशिंग सोडा, एक बार सब कुछ देख लेना एक बार ध्यान से, इनके फॉर्मूले वगैरह, तो डायरेक्ट आ सकते हैं। अगला क्या है, अगला दिख रहा है, हाँ, वोकल कॉर्ड्स अकर्स, अरे कितना आसान क्वेश्चन है यार ये तो। वोकल कॉर्ड किस में देखने को मिलते हैं हमें, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ग्लोटिस, ब्रोंकियल ट्यूब। भाई फेरिंग्स में, लैरिंग्स में देखने को मिलते हैं ना, मतलब वॉइस बॉक्स होता है, वहीं पे तो वोकल कॉर्ड देखने को मिलेंगे, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, लैरिंग्स हो गया। ठीक है, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या है फाइनल प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का, क्या बनती है, ग्लूकोज। ग्लूकोज बनाता है ना, ग्लूकोज में भी किस फॉर्म में स्टोर करके रखता है, स्टार्च। स्टार्च फाइनल, प्रोटीन नहीं, फैट नहीं, कार्बोहाइड्रेट नहीं, पता ही होगा बच्चों को पता होता है तो कि जो ग्लूकोज है वो बनता है। अगला क्या है, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड चूज। भाई देखो हमारे पेट में जो होती है, उसकी जो लाइनिंग होती है स्टमक की, वो तुम्हें पता है ना, अपने पेट में जो है HCl वाला एसिड पाया जाता है। अगर एक लेयर प्रेजेंट होती है, कौन बनाता है उस लेयर को, गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाती है, हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड वो बनाती है, वो सिक्रेट करती है वो लेयर, वो एसिड से बचाने के लिए। पैप्सिन नहीं भाई, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए होती है, अमाइलेज स्टार्च के सिंथेसिस के लिए होती है, बाइल फैट के सिंथेसिस के लिए होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, म्यूकस। एक बार देख लेना, पैप्सिन जो है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, अमाइलेज स्टार्च के सिंथेसिस के लिए। हमारा जो अमाइलेज है ना, वो हमारे मुंह से ही स्टार्च की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, और बाइल क्या है हमारा, फैट की। एक बार इनको भी ध्यान से देख लेना। अब क्या बोल रहा है, ये दिख रहा होगा तुम्हें, द डायग्राम रिप्रेजेंटेड द पार्ट ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम वेयर इज द ब्लड प्रेशर हाईएस्ट। अब अपना ब्लड प्रेशर भाई देखो हाईएस्ट किस में देखने को मिलेगा, तुम मुझे एक बात बताओ। अपना ये होता है ना, ये अपना क्या होता है, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल ये होता है ना अपना। अब यहाँ से कहाँ जाते हैं, पूरी बॉडी में ब्लड जाता है, यहाँ से पूरी बॉडी में ब्लड जाता है, लेफ्ट वेट्रियम से, है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये पूरी बॉडी में ब्लड जाता है। अब मुझे एक बात बता, हमारी बहुत बड़ी बॉडी होती है, मतलब हमारा हार्ट जो है छोटा सा है, उस हिसाब से तो हमारी बॉडी बहुत बड़ी है ना, तो उसको उसको है ना पूरी बॉडी में पंप कराना होता है, हमारे हेड से लेके हमारे पैरों तक, हमारे मतलब एक एक पार्ट में पंप कराना होता है। तो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर से छोड़ना होगा ना ब्लड, तो अपना लेफ्ट वेंट्रिकल से छोड़ना होगा उसको ब्लड। तो लेफ्ट वेंट्रिकल देखो, ये फिगर थोड़ा क्लियर नहीं है, बट ऐसा ही फिगर आता है एग्जाम में, तुम कुछ उसको शिकायत भी नहीं कर सकते। देखो तुम्हें दिख रहा हो, ये रहा, ये देखो इन्होंने दिखाए हुए, ये वाला अपना लेफ्ट वाला हिस्सा है, ये जो अपना है ये लेफ्ट वाला हिस्सा है। तो ये देखो, ये ओरिकल, ये अपनी ओरिकल वाली हो गई, है ना, जो अपनी पल्मोनरी वेन हो गई ये तो, और फिर यहाँ से निकलती है ओर्टा से जाती है ये वाली रे, ये ओर्टा से, ये अपनी ओर्टा। तो यानी कि ऑप्शन बी ओर्टा। ओर्टा में होते हैं ना AORTA, है ना, ये अपनी यहाँ पर होता है हाई प्रेशर। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, एक बार ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एक बार जरूर से देख लेना। अब क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिख रहा हो तुम्हें, द डायग्राम गिवन बिलो shows that the human excretory system identify the part labeled as X। अब देखो X लेबल कौन सा है, X दिख रहा है, ये क्या है अपना, स्टोर करके रखता है ना यूरिन। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो गया, यूरिन स्टोर करके रखता है, अपना यूरिनरी ब्लैडर हो गया ना, ये क्या अपना यूरिनरी ब्लैडर। एक बार ये भी देख लेना अपना एक्सक्रीशन वाला लाइफ प्रोसेस चैप्टर में। क्या है, विच चैम्बर ऑफ हार्ट कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो कौन सा हिस्से में पाया जाता है, अपने जब बॉडी के, ये वाले मैंने तुम्हें बताया ना, अब लेफ्ट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में अपना बॉडी में जाता है। अब बॉडी में गंदा खून थोड़ी पहुंचाएंगे, शुद्ध खून पहुंचाएंगे ना भाई, जैसे हमारे ऑर्गन को हम अपना बढ़िया खून देंगे ऑक्सीजन वाला। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है अपने लेफ्ट वाले हिस्से में, यानी कि लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए अपने बॉडी में जाता है ये। तो ये ध्यान रखो कि अपने लेफ्ट वाले हिस्से में ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखने को मिलता है, और इसमें डीऑक्सीजनेटेड, ये फिर जाता है अपना लंग्स के पास, लंग्स के फिर कहाँ होके जाता है, फिर ये अपने बॉडी में आता है ना, सॉरी ये आता है फिर यहाँ पर, ये डबल सर्कल, फिर ये बॉडी, अब बॉडी यूज़ कर लेगी ऑक्सीजन
मतलब ब्लड को यूज़ कर लेगी अपना, फिर वो गंदा खून बन जाएगा, फिर ये कहा जाएगा ये राइट ऑरिकल में। तो ये अपना डबल सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है ऐसे, ये अपने लीवर से होते, ये लंग्स से होते हुए ये जब जाता है, तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है अपना। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसी एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच चैम्बर ऑफ हार्ट कंटेन ऑक्सीजन, कौन सा अभी बताया ना मैंने, ये वाला लेफ्ट वाला हिस्सा पाया जाता है ना, तो अपना लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑप्शन पहले ही सही है अपना। और ये अपना देख लो तुम ऑप्शन, ये आगे और ऑप्शन क्या लिखे थे, ये थे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ मैग्निफिकेशन ऑफ -0.6, यानी कि भाई उसने दे दिया हमें m इज इक्वल टू -0.6 विद अ कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है ना अपना, ऐसा ही होता है ना अपना कॉनकेव मिरर। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस, यानी कि मैग्निफिकेशन हमारी कब आएगी इतनी, कब आएगी हमारी मैग्निफिकेशन इतनी, ये होता है हमारा पोल, ये होता है हमारा फोकस, ये होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये अपनी इन्फिनिटी तक हम मान सकते हैं ना। अब वो बोल रहा है कब आएगी मैग्निफिकेशन -0.6। सबसे पहले केस तो अपना हटा दो, पोल एंड फोकस वाला। तुम्हें पता है पोल एंड फोकस वाले केस में जो है ना, इमेज जो है वो यहाँ पर बनती है ना, बनती है ना इस साइड, यानी कि वर्चुअल इमेज बनती है। तो हम इस वाले तरीके से देख सकते हैं, HI/HO, HI/HO एक फॉर्मूला है ना हमारा ये। तो HI यानी कि इमेज भी ऊपर, ऑब्जेक्ट तो हमारा ऊपर होता ही है, तो दोनों चीज़ें ऊपर, तो यानी कि पॉजिटिव साइन में आ रहा। तो अपने ये ऑप्शन तो वैसे ही हट गया, ऑप्शन हट गया। फोकस पे अगर हम रख दें, फोकस पे अगर हम रखते हैं तो कैसी इमेज बन रही थी, बहुत बड़ी इमेज बन रही थी ना, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बन रही थी ना अपनी फोकस वाले केस में। तो अब ये मुझे बताओ, जब HI बहुत बड़ा होगा, मैं मानता हूँ इन तीनों केस में नेगेटिव आएगा, इन तीनों केस में जो है मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा, यानी कि m की वैल्यू जो है माइनस में आएगी। सिर्फ इस केस में m की वैल्यू जो है पॉजिटिव में आ रही थी, और इन सब केस में ना ACD में मैग्निफिकेशन नेगेटिव में, ये मैं मानता हूँ बिल्कुल सही है। तो अब इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब HI जो है बहुत बड़ा होता है इस वाले केस में, जब फोकस पे रख देते हैं ऑब्जेक्ट को बताना है ना, ऑब्जेक्ट जब फोकस पे रख देते हैं ना, तो जो इमेज है ना वो हाईली मैग्नीफाइड होती है, यानी कि HI जो बहुत बड़ा हो गया, हाइट ऑफ इमेज, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपनी वही छोटी, तो आएगा तो नेगेटिव ही, बट वो आएगा नेगेटिव से, मतलब जो वैल्यू होगी ना वो बड़ी हो, मतलब और ज़्यादा वो होगी छोटी। देखो जैसे कि अपने 1 से ग्रेटर देन 1 या फिर 2 3 इस तरीके से वैल्यू जा सकती है, 1 तो नहीं जाएगी, मतलब 1 से बड़ी 2 3 4 ऐसे माइनस में जाएगी। और अगर ऑब्जेक्ट जो अपना फोकस एंड C के बीच में हो, अपना यानी कि इन दोनों के बीच में हो, तो ऑब्जेक्ट जो ना यहाँ पर हाईली मैग्नीफाइड तो नहीं, बट हम मैग्नीफाइड जरूर होता है, ये तो हमें कंफर्म है। तो ये ऑप्शन में बियॉन्ड C ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा केस है, और सॉरी हाँ, इसमें जो फोकस एंड इसके बीच में बियॉन्ड C अपना ऐसा केस है जहाँ पर जो है ना HI है ना वो डिमिनिश्ड इमेज बनती है अपनी, है ना, डिमिनिश्ड इमेज बनती है ना, यानी कि हाइट जो है उसकी छोटी होती है, हाइट जो है उसकी छोटी होती है। तो ध्यान रखें इसको। स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल बिकॉज, कब चमकते हैं स्टार, किस प्रॉपर्टी की वजह से चमकते हैं, NCERT का ये है ना, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। पढ़ लेना। हाँ देखो, अपने जो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, और अपने और कौन से थे डिस्पर्जन, ये सब है ना, एक बार ध्यान से देख लेना। डिस्पर्जन कब हो रहता है, एटमॉस्फेरिक टिंडल इफेक्ट, ये जो भी अपनी जितने भी ये प्रॉपर्टी है, एक बार इनकी डेफिनेशन ज़रूर पढ़ के जाना, और इनके एग्जाम्पल कि भाई जैसे अपना स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट किसकी वजह से हो रहा था, डिस्पर्सन अपना रेनबो वाला कलर है ना, तो वो किसकी वजह से होता है, ये सब एक बार ध्यान से देख लेना। अगर नहीं आता कोई टॉपिक समझ तो मुझे ज़रूर बताना, अभी एग्जाम के लिए थोड़ा सा समय है, बोर्ड के लिए टर्म फर्स्ट के, तो कर लेना। ए लेंस हैज़ अ टू फोकस, ठीक है, आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी। भाई स्मॉल कैविटी यानी कि उसको एक ऐसा मिरर चाहिए जो कि उसको मैग्नीफाई करके दिखा सके, मैग्नीफाई करके दिखा सके। मैग्नीफाई कब कर, कौन करके दिखाएगा, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर तो यार जितना है उतना ही दिखाता है, ऐसा कोई मैग्नीफाई नहीं करता। एनी स्फेरिकल, एनी तो नहीं, अपने ए और बी में से हुआ। देखो कॉन्वेक्स के जो हमने इमेज फॉर्मेशन जब हमने पढ़ी थी, मैंने बनाई हुई है ना, इसका ये वीडियो बनाई हुई है, जिसको नहीं आता देख लेना। कॉन्वेक्स मिरर में है ना 2 केस पढ़ते हैं हम,
और दोनों में डिमिनिश्ड इमेज बन रही थी। तो हम ऐसा तो नहीं चाहेंगे कि हमारी इमेज छोटी हो, डेंटिस्ट ऐसा तो नहीं चाहेगा। तो यानी कि कॉनकेव मिरर में मैग्नीफाइड भी देखने को मिल रही थी, हाईली मैग्नीफाइड भी, एक केस में डिमिनिश्ड भी देखने को मिल रही थी और एक केस में सेम साइज भी देखने को मिल रही थी। तो एक बार जरूर देख लेना उसको, ठीक है। तो अपना कॉनकेव मिरर हो गया। एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना इसका अपना, इसका मायोपिया, हाइपर, ये सब देख लेना एक बार। और अब अगला क्या बोला, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, 21 पे आ गए हम। द एंगल ऑफ, कितने मिनट हो गए, 22 मिनट की वीडियो हो गई। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास एट अ पॉइंट ओ ऑन द हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब, यानी कि ये पूछ रहा है मुझसे यहाँ पर एंगल कितना बनेगा। भाई देखो, इसमें तुम्हें थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। ऐसी कोई खास वैल्यू इन्होंने सोल्व करने की नहीं दी, बट तुम्हें हल्का सा सोचने की जरूरत है। देखो, ये जो रे आ रही है, इंसिडेंट रे, ये जैसे आई वैसे ही निकल गई, यानी कि इसने कुछ खास डिफ्रैक्ट, मतलब ऐसा डिफ्लेक्ट नहीं हुई अपने पाथ से, है ना। तो ऐसे कौन से उसमें होती है, 90 डिग्री पे जब हम छोड़ते हैं एकदम नॉर्मल एकदम प्लेन के नॉर्मल, जब हम इंसिडेंट रे को छोड़ते हैं तो बिना डिफ्लेक्शन शो किए एकदम जाती है ना, एकदम सीधी। तो अपना 90 डिग्री है ना, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। तो एक बार प्रिज्म, ग्लास स्लैब, इनका एक बार जरूर देख लेना। फॉर्मूले वगैरह मैंने इसकी भी वीडियो बनाई है, फॉर्मूले की, कॉनकेव मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर की, जरूर से देख लेना एक बार। अगली क्या है, रेड लाइट आर यूज्ड एज यूनिवर्सल इंडिकेटर फॉर डेंजर। क्यों भाई, यूनिवर्सल इंडिकेटर के लिए देख होते हैं ना यूज, क्यों? देखो अपना ये होता है विबग्योर होता है, ऐसे VIGBYOR, है ना, विबग्योर होता है ना, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड। तो अपना जैसे जैसे हम नीचे आते हैं ना, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वैसे वैसे जो हमारी ना वेवलेंथ इंक्रीज होती है, वेवलेंथ जो है इंक्रीज होती है, यानी कि लैम्बडा हमारा इंक्रीज होता है। लैम्बडा क्या होता है, ये 11th क्लास में तुम पढ़ लोगे, 12th क्लास में। लैम्बडा कोई साइन होता है इसका, वेवलेंथ इंक्रीज होती है, ठीक है, वेवलेंथ इंक्रीज होती है। तो यानी कि रेड लाइट के पास सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होनी चाहिए। तो अपना ऑप्शन ये तो कट गया, ये भी कट गया, अपना ऑप्शन हो गया इन दोनों में से होगा कोई सा। अब ये बोला स्कैटर्ड लीस्ट एंड स्कैटर्ड मोस्ट। अब स्कैटर्ड लीस्ट किस में देखने को मिलेगी, देखो मैं बताता हूँ। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं ना, हमारे जो प्रिज्म से हम, तुमने रे निकलती होगी, एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया है, तो वो कैसे है, रेड जो है सबसे ऊपर होता है ना, और वायलेट सबसे नीचे, विबग्योर ऐसे होता है, वायलेट नीचे होता है। तो वायलेट है ना सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड करता है, और जो अपना रेड है वो सबसे लीस्ट ऊपर है ना, ऐसे रे बनती है ऐसे। तो ये लीस्ट होता है अपना रेड, और ये अपना हाई होता है। तो स्कैटर्ड लीस्ट होगा ये, तो ऑप्शन बी। ये तो नहीं होगा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा तुम्हें, ध्यान से देख लेना एक बार इसको भी। वेवलेंथ कब बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी कब घट रही है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कब घट रही है, वेलोसिटी कब इंक्रीज हो रही है, ये सब एक बार ध्यान से देख लेना। नहीं आता तो फिर से बताना। एक फॉर्मूला होता है V=HF, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो ये तुम्हें शायद नहीं समझ आएगा, पर चलो छोड़ो, एक बार ध्यान से देख लेना। नहीं आता कमेंट करके बताओ, मैं कमेंट में रिप्लाई तुम्हें अच्छे से समझा दूंगा। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन है, देखो इसमें कितने क्वेश्चन है अभी तक, हम 22 पे आया है। हो सकता है मैं इसका पार्ट 2 में बनाऊंगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है इसमें। कितने हैं ये क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन है भाई। देखो ये 60 क्वेश्चन तो अभी नहीं होंगे, तो मैं 30 आज कराता हूँ फटाफट से, और 30 बाद में। अब देखो अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, Which of the following correctly represent the graphical relation between sine of angle of incidence and sine of angle of reflection, यानी कि sin I, sin R हमने पढ़ा है ना, ये स्नेल्स लॉ में हमने पढ़ा है ना। ये हमने पढ़ा है ν2 बाई ν1, ये होता है ना, न्यू क्या है, ये अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ν2 बाई ν1, या फिर हम बोल सकते हैं इसको कांस्टेंट, यानी कि sin I, sin R जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हम कुछ भी मान लेते हैं, k मान लेते हैं, कांस्टेंट को हम k मान लेते हैं। तो यानी कि sin I इज इक्वल टू के साइन आर, यानी कि तुम देख रहे होगे जो साइन आई है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन आर के, यानी कि जैसे जैसे साइन आर बढ़ेगा वैसे वैसे साइन आई भी बढ़ेगी। तो यानी कि एकदम उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, जैसे साइन आर अगर तुमने बढ़ाया तो साइन आई बढ़ेगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखो किसमें, ये नहीं, ये देखो ये अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये नहीं ना, जैसे जैसे साइन आर बढ़ रहा है वैसे वैसे अपने देखो साइन आर बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन आई, साइन आर बढ़ रहा है साइन आई, साइन आर बढ़ रहा है साइन आई भी बढ़ रही है, साइन आर बढ़ रहा है साइन आई भी बढ़ रही है। तो ध्यान से देखो इसको भी, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन है,
इफ अ मैन फेस इज 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है मैन का फेस है, आदमी का फेस है ना, वो सेविंग कर रहा है अपनी, आदमी का फेस है 25 सेंटीमीटर दूर है कॉनकेव मिरर से। कॉनकेव, ये अपना कॉनकेव मिरर होता है, यानी कि वो कहाँ पर है, 25 सेंटीमीटर दूर है, 25 सेंटीमीटर दूर है, यानी कि यू की वैल्यू इन्होंने कितनी दिया, 25 सेंटीमीटर, दिख रहा है ना 25 सेंटीमीटर। और सेविंग प्रेयर प्रोड्यूस इरेक्ट, यानी कि कैसी इमेज बनती है, सीधी इमेज बनती है, ठीक है भाई, इरेक्ट बन रही है। 1.25 मैग्निफिकेशन इन्होंने दे दी 1.5 टाइम्स द साइज ऑफ अ फेस, यानी कि इमेज जो है बड़ी दिख रही है। फोकल लेंथ बतानी है हमें, यानी कि हमें क्या बतानी है, एफ। अब देखो मेरे पास एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, तुम जो करते होंगे वो देखो बहुत लंबे से करेंगे, देखो मैं कितना इजीली करके दिखा दूंगा। कॉनकेव सेविंग मिरर प्रोड्यूसिंग इरेक्ट, यानी कि इरेक्ट इमेज कब बनती है, सीधी इमेज एक ही के दो केस में बनती है अपने, जब पोल एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तभी तो इमेज बनती है। यहाँ पर बनती है ना अपने पोल एंड फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा तभी तो इरेक्ट इमेज बनेगी। देखो हम ये देख के बता सकते हैं, तुमने अगर वो वीडियो नहीं देखी ना बहुत बड़ी गलती करो, जाके देख लो उसको, बहुत अच्छे से समझाया मैंने। पोल एंड फोकस के केस में ऑब्जेक्ट यहाँ पर होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है कहीं यहाँ पर है ना, ऑब्जेक्ट जो है कहीं यहाँ पर है, यानी कि 25 सेंटीमीटर अगर ऑब्जेक्ट है, फोकल लेंथ अपनी यहाँ पर होगी, क्योंकि फोकल लेंथ अपनी ऑब्जेक्ट जो है इसके बीच में, पोल एंड फोकस के बीच में, जो अपनी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, मान लो 25 सेंटीमीटर, तो यानी कि फोकल लेंथ जो है 25 से तो बड़ी ही होगी। ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। देखो पहले निकाल लेते हैं हम एक बार अच्छे से, पहले एक बार तो हमारे पास एक फॉर्मूला था मैग्निफिकेशन का, एफ अपॉन में एफ माइनस यू, एफ अपॉन में एफ माइनस यू। तो मैग्निफिकेशन क्या है, अपनी मैग्निफिकेशन कितनी दिया 1.5, ठीक है भाई 1.5। फोकल लेंथ कितनी दी है, यही तो निकालनी है, और यू कितना दिया है 25। अब देखो 25 हमारा यू जो है वो माइनस में होगा, साइन कन्वेंशन के हिसाब से देंगे, क्योंकि इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में होगी और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पीछे की डायरेक्शन में होता है, तो यानी कि इंसिडेंट रे से अपोजिट है ना, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट जो हमारा नेगेटिव है, यानी कि यू जो हमारा -25 है, यू जो हमारा माइनस का 25 है। अब ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो ये इधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 1.5 एफ प्लस में 25 इज इक्वल टू एफ, है ना। ये कितना हो गया 1.5 एफ प्लस का 25 मल्टीप्लाई 1.5 इज इक्वल टू एफ। अब ये एफ जो है इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, 1.5 एफ माइनस का एफ इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 1.5, ठीक है भाई, ये है ना। अब ये 1.5 में से f जाएगा तो कितना बचेगा 0.5 एफ इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 1.5। अब f जो है 0.5 नीचे आ गया, 0.5 से पॉइंट कटा, 5 3 जा 15, तो 25 3 जा 75, तो अपनी f कितनी आ गई 75 सेंटीमीटर। तो मैंने बोल दिया था ना, जो अपनी फोकस यानी कि जो अपने ऑब्जेक्ट से तो बड़ी ही डिस्टेंस होगी, जो पोल एंड फोकस के बीच में होता है ना ऑब्जेक्ट, तभी तो इरेक्ट इमेज बनेगी। तो हम यहाँ से देख के भी हम डायरेक्ट बता सकते थे, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ऑब्जेक्ट फोकस पे ऑब्जेक्ट होता नहीं, वरना तो वर्चुअल इमेज बनती, रियल इमेज बनती बट इन्वर्टेड बनती। तो दो ऑप्शन तो हम ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। अब इन दोनों में से हो सकता था, तो इन दोनों के लिए हमने अपना सॉल्यूशन देख लिया ना, ये अपना फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का डायरेक्ट। नहीं पता लग रही ना कहाँ से आया है फॉर्मूला, मत देखो वो वाली वीडियो, वो ज़रूर देख लेना, जो मैंने न्यूमेरिकल सोल्व कराई थी ना, उसमें बताया था मैंने कॉनकेव मिरर वाले केस में कि कभी आता है, कभी कैसे फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है भाई। अपना 75 आ गया, तो ध्यान रखो इस चीज़ का, 75 सेंटीमीटर। अब आ गए अपना लाइमस्टोन वाला, ये क्या है, सेक्शन बी पे आ गए हम। लाइमस्टोन हीटेड X प्लस में CO2 स्लेग लाइम। अब देखो वो बोल रहा है आइडेंटिफाइड द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन टेबल विच रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन अकरिंग इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2। एंडोथर्मिक रिएक्शन है भाई, देखो हीट दिया है ना, साफ साफ पता लग रहा है हीट दिया हमने स्टेप 1 में, तो अपनी एंडोथर्मिक है, यानी कि हीट दिया है, यानी कि ऑप्शन तो कट गया, ये भी कट गया, हीट दिया ना अपने हमने, तो यानी कि एक्सोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक होगा, ऑप्शन बी और सी में से होगा। अब देखो यहाँ से फिर इसने स्लेग लाइम बनाया, स्लेग लाइम देखो ऐसी प्रोसेस है, तुमने पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक है ना अपनी, स्लेग लाइम जो है एक्सोथर्मिक हो गई, तो अपना ये ऑप्शन एक्सोथर्मिक है ना, ये दोनों। यानी कि देखो इसका अगर तुम्हें लाइमस्टोन में फॉर्मूला बताऊं, क्या होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, फिर जब हम इसको हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है ये, फिर ये अपना स्लेग लाइम बना देता है, स्लेग लाइम यानी कि CaOH होल ट्वाइस। तो ये ध्यान रखो, ये अपनी एंडोथर्मिक होती है, ये अपनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ध्यान रखो इस चीज़ को भी एक बार, ठीक है। 20 फटाफट करते हैं हम इसको।
31 मिनट की हो गई, सॉरी बहुत लंबी वीडियो बन गई, बट मैं लंबी इसलिए है क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, मैं अच्छे से, मैं ऐसा नहीं क्वेश्चन को भगा नहीं रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हें जो मैं क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ उसको फटाफट से तुम उसको समझो भी, ये ऐसा क्यों है, एक एक ऑप्शन क्लियर करके दिखा रहा हूँ कि ये ऑप्शन है तो है क्यों और ये ऑप्शन नहीं है तो नहीं है क्यों, ठीक है। इन विच ईयर इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज द हाईएस्ट, यानी कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा होगी। देखो ये अपने हमें कुछ ईयर दी गई हैं और ये हमें पीएच वैल्यू दी गई, देखो 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये ऐसे पीएच घट रहा है। देखो हाईएस्ट हाइड्रोजन, देखो एक चीज़ है, जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर, उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर, और जितना ज़्यादा एसिडिक नेचर उतना कम पीएच, है ना। जितना ज़्यादा एसिडिक नेचर उतना कम पीएच। देखो सबसे पहले देखो हाइड्रोजन की जो पीएच सबसे कम कहाँ पर है, सबसे कम पीएच अपने यहाँ पर दिखा 2002 में दिखा, 2002 में पीएच कम दिखा, तो यानी कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन यहीं पे होगी। एसिडिक नेचर हो गया ना, एसिडिक नेचर तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है, तो अपना ऑप्शन हो गया 2। अब देखो ये क्या है, द डायग्राम शोज द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड डाइल्यूट एसिड। एनसीईआरटी का ये भी, मेटल और डाइल्यूट एसिड के बीच में जब रिएक्शन होती है तो जो ना Mg जब रिएक्ट करता है ना, Mg देखा ये ABCD टेस्ट ट्यूब दिखा, ये अपना ऊपर तैरने लगा, किस वजह से तैरने लगता है, ये नहीं तैर रहे, जिंक नहीं तैर रहा, आयरन नहीं तैर रहा, कॉपर नहीं तैर रहा, ये कब तैरने लगता है, ये ना क्योंकि बबल प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस के बबल्स प्रोड्यूस करता है जो इसको तैरने में मदद करते हैं। देखो Mg इज लाइटर, Mg रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस H2 गैस विच हेल्प्स इन फ्लोटिंग, फ्लोटिंग में हेल्प करता है ना, डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस H2 गैस विच हेल्प्स इन फ्लोटिंग, फ्लोटिंग में हेल्प करता है। Mg रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस H2 गैस। ध्यान रखो, एक बार देख लेना इस चीज़ को भी, कौन सा मेटल कब तैरने में मदद करता है, किस गैस की वजह से। अब देखो फटाफट 28वें पे आ गए हम। बिलो इन्फॉर्मेशन अबाउट 4 सब्सटेंस, ये हमें कुछ सब्सटेंस दे गए हैं। आइडेंटिफाई द आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड बोल दो या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड वो कौन से होते हैं, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, एकदम बहुत ही तगड़ी बॉन्डिंग होती है, तो उनको मेल्टिंग पॉइंट और उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये तो अपना ऑप्शन हटा दो, इन दोनों में से ही होगा। हैं अब जो सॉलिड के केस में होते हैं ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आयनिक कंपाउंड में जो सॉलिड के केस में बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है, पर जब हम उसको डाइल्यूट कर देते हैं ना, यानी कि पानी में मिला देते हैं लिक्विड स्टेट में, मोल्टन स्टेट में बहुत ही ज़्यादा अच्छे कंडक्टर है। देखो पुअर गुड, बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्शन में से होगा, ये तो नहीं होगा, पुअर नहीं होती, तो इन दोनों में से होगा। अब हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होती है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट देख लो किसकी है, सी ऑप्शन, सॉरी इन दोनों की है ना, बी और सी, पर ज़्यादा ये भी सही है, तो बी और सी ऑप्शन, ठीक है भाई, कर लेना इसको भी ध्यान से देख लो, ये आयनिक अपना इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड पढ़ लेना। Vinay observed that stain curry shirt because reddish brown when a soap is scrubbed on it, but it turns yellow again when the shirt is washed in plenty of water. That might be the reason of observer. Soap is acidic in nature. भाई देखो उसने कुछ सब्जी का दाग लगा दिया होगा अपने उस पर, और फिर उसने साबुन से रब किया तो उसने कुछ रिजल्ट देखा, है ना। तो क्या था, सोप जो बेसिक नेचर का होता है, सबको पता है सोप जो है बेसिक नेचर का होता है। अब जो टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर, बिल्कुल ठीक है, टर्मरिक जो है अपनी हल्दी नेचुरल इंडिकेटर है। गिव्स रेडिश टिंज इन बेस, हाँ रेडिश टिंज देती है बेस के साथ, जब साबुन के साथ हम रिएक्ट करते हैं ना। देखो जब मैं पढ़ता था 9th क्लास में, तो हमारी मैम ने ऐसे बताया था कि सब्जी का दाग लग जाता है, साबुन लगाते हैं, मतलब पीएच जब उससे ऐसे लाल कलर शो कर देने लगता है। मुझे मज़ा आया कि देखते हैं, चलो घर जाके मैंने एक कपड़ा लिया अपना रुमाल और उसमें सब्जी के दाग लगाए फ्रिज में से निकाल के, और मैंने साबुन लगा दी, देखा पाया मैंने, सही पाया। तो अपना ऑप्शन क्या होगा, सेकंड और थर्ड। पढ़ लेना इसको एक बार, ठीक है। अब ना ये हो गया, ठीक है भाई, चलो इससे आगे के ना हम कल करेंगे, तो एक बार देख लेना इसको। इससे आगे के में ना 29 के आगे के हम कल करेंगे अभी ये, तो अभी क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई है, तुम सोचोगे बोर हो जाएंगे, तो इसलिए देखो ये क्वेश्चन रह चुके हैं हमारे, ये हैं कुछ क्वेश्चन अच्छे, आर्टरी वगैरह के अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के बढ़िया क्वेश्चन है, पैराग्राफ फॉर्म में अच्छे से करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हारी क्लियर होंगी। ज़रूर से देख लेना इसको, तुम्हारे एकदम बेस्ट रिवीजन हो जाएगी 1-1.5 घंटे में, बहुत बढ़िया। देखो पावर वगैरह के भी आ रहे हैं, पावर अपनी कब होती है, पॉजिटिव रिफ्लेक्शन, रेड, ये देखो लीस्ट डेविएट का फिर से आ गया। लीस्ट डेविएट अभी तो बताया था, लीस्ट डेविएट कौन होता है, रेड होता है लीस्ट डेविएट, है ना, लगा दो।
रेड होता है हमने लीस्ट डेविएट, तो ऐसे लगा देते हैं, बहुत आसानी से हो जाएंगे। वो तो मैं फटाफट कर दे, आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन वोल्टेज स्टेट, ये भी हम ऐसे कर सकते हैं, बहुत ही आसान है ये तो भी, वो तो आएंगे जब करेंगे। तो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना तुम्हारे कितने सही हुए और कितने गलत हुए, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को, 100 सब्सक्राइबर करने हैं फटाफट मुझे। अब सब्सक्राइबर बढ़ने से ही थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, लाइक करोगे तभी तो मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो ठीक है, फिर पढ़ते रहिए, धन्यवाद।